नारी वंदन का वादा अब तक अधूरा इरादा। सीटों से बदलेगा खेल, विपक्ष से होगा मेल। परिसीमन की तैयारी, पुराने डेटा पर जिम्मेदारी। महिला हक या सियासी दांव, देश में क्या है कहानी। नारी वंदन, विपक्ष की टेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। केंद्र सरकार ने आज संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पेश किए, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर संसद में बवाल हो गया। सरकार कह रही है कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि 543 सीटों वाली मौजूदा लोकसभा में ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता नहीं अपनाया गया है। क्यों इस कानून को परिसीमन और जनगणना के साथ जोड़ दिया गया है? अब सरकार 2026 का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की तैयारी कर रही है। विपक्ष इसे जल्दबाजी और सियासी रणनीति बताते हुए आरोप लगा रहा है कि यह पूरा खेल समय और समीकरण साधने का है। लेकिन मौजूदा जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन बिगड़ने का डर है। कहा यह भी जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण के राज्यों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। अब जो बढ़ती हुई सीटें हैं, इन तीनों के बीच क्या अंतर है, कनेक्शन क्या है? 2023 में ही यह बिल पास हो गया था, राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर लागू क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार एक बार फिर से इसे संसद में लेकर आई है? इस पर हंगामा क्यों बरपा है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। और जो नारी वंदन अधिनियम है, इसको लेकर विपक्ष की टेंशन क्या है, विपक्ष की परेशानी क्या है? क्योंकि 33% आरक्षण की बात है, हक की बात है। यह कब मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? सीटें बढ़ेंगी या फिर बदलेगा नक्शा? सियासत का खेल होगा या फिर खेल में मेल होगा? इन तमाम बातों के साथ आज विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक नजर डालिए। आज विरोध करेंगे, उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। बयान यहीं पर खत्म नहीं होते, कुछ और बयान भी हैं। इन्हें गौर से सुनिए कि कैसे संसद के अंदर वार पलटवार हुआ। देखिए, अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी।
मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संसद में आखिर चल क्या रहा है। संसद में ये स्पेशल चर्चा, खास चर्चा, विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया है? संसद का विशेष सत्र में 3 विधेयकों पर चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में 2 दिन चर्चा होगी, उसके बाद मतदान, और 17 अप्रैल को राज्यसभा में शाम 4 बजे विधेयकों पर मतदान होगा। विपक्ष ने परिसीमन विधेयक का विरोध किया है। 18 को राज्यसभा में होगा। इसके साथ साथ तीनों विधेयकों को साथ पास कराने की कोशिश होगी, ये लोकसभा में होगी, और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब बात करते हैं जिस कानून की इसे लेकर सरकार बात कर रही है वो क्या है, उसका मकसद क्या है, उसे लेकर विपक्ष नाराज क्यों है। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? ये कानून साल 2023 में ही संसद में पास हो चुका, संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। क्यों लागू नहीं किया गया है? इस कानून में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है। लोकसभा, राज्यसभा सहमति हो चुकी है और यह विधानसभाओं में भी लागू होगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में यह लागू होगा। इसका मकसद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि राजनीति में महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। अभी लोकसभा में मात्र 14% के आसपास महिला सांसद हैं, कुल संख्या के 14%। अब इस बिल को लेकर घमासान क्यों है? नारी वंदन अधिनियम को लेकर लागू करने के लिए इन तीनों बिलों को भी पास कराना होगा। वो 3 बिल कौन से हैं ये समझ लीजिए। संविधान 131 बार संशोधन विधेयक लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें 815 सीटें राज्यों की होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। दूसरा कौन सा है, इसे भी समझने की जरूरत है। दूसरा जो विधेयक है वो परिसीमन संशोधन विधेयक है 2026। परिसीमन संशोधन विधेयक जिससे सबसे ज्यादा नाराजगी विपक्ष की है। परिसीमन में जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाता है, उसका प्रस्ताव है। 2011 की जनगणना को आधार बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि नई जनगणना का इंतजार नहीं हो रहा है। नई सीटों और सीमाओं के निर्धारण में ये जो आंकड़ा है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो कानून का संशोधन विधेयक है 2026, जैसे कि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़े कानूनों में संशोधन, इसका उद्देश्य है परिसीमन की प्रक्रिया को लागू कराना, साथ ही महिला आरक्षण कानून को भी प्रभावी बनाना। ये 3 विधेयक हैं। इन 3 विधेयकों को लेकर सरकार लेकर आई है। गौर से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय की राजनीति की दशा दिशा यही विधेयक करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर परिसीमन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, यह आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं दोबारा तय करनी होंगी। जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र से बराबर प्रतिनिधित्व तय करना है, जिसमें हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। जनसंख्या बढ़ने या फिर घटने पर सीटों की सीमाएं बदलती हैं।
पहले से तय एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो भी इसी में तय होती हैं। वैसे परिसीमन हर 10 साल बाद जनगणना के बाद होता है, लेकिन लंबे समय तक जनगणना नहीं हुई है, इसलिए यह भी अटका हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत 82 के तहत केंद्र सरकार एक आयोग बनाती है, परिसीमन आयोग बनाती है, और सीटों के मामले में परिसीमन आयोग का फैसला अंतिम होता है। अब परिसीमन को लेकर विवाद क्यों है, विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बना रहा है, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। असल में परिसीमन बिल पर विवाद इसलिए हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। पहले 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना था, अब 2011 की जनगणना को ही आधार बनाया जा रहा है। इसी जल्दबाजी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आरोप है कि मौजूदा फार्मूला संतुलन को बिगाड़ सकता है। परिसीमन फार्मूले से उत्तर दक्षिण के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है, वो असंतुलन बढ़ सकता है। उत्तर भारत में ज्यादा सीटें हो सकती हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। हालांकि अमित शाह ने कहा कि यह गलत बात है, जो परिसीमन होगा उसका फायदा दक्षिण भारत को और होने वाला है। विपक्ष इसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परिसीमन पर जो रार है, लोकसभा में क्या बदलाव होगा यह भी आपको समझने की जरूरत है कि बदलाव क्या हो जाएगा। लोकसभा में 543 सीटों से बढ़कर अब जो संख्या है वो 850 सीटों की हो जाएगी। राज्यों में 815 सीटें होंगी तो केंद्र शासित प्रदेशों में 35 हो जाएंगी, जबकि महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 273 हो जाएगी। सीटों का जो परिसीमन है वो जनगणना के हिसाब से होगा। 2011 की जो जनगणना है उसी आधार पर सीटों का परिसीमन होगा, और जो सीटों का परिसीमन होगा विपक्ष कह रहा है कि सरकार खेल उसी में कर देंगे। अब परिसीमन से बदलेगा क्या, सीटों का गणित कैसे बदलेगा, इसे आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि परिसीमन के बाद आखिर किस राज्य में कितनी सीटें हो सकती हैं, यह आपको बताना जरूरी है। राज्यों में संख्या कितनी बढ़ जाएगी यह भी आप समझिए। राज्य में अभी संभवतः कितनी महिलाएं हैं, वो सीटें कितनी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर यूपी में आप देख लीजिए अभी की स्थिति क्या है। 100 अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। और 120 अभी ये जो संख्या आप 142 देख रहे हैं ये थोड़ी गलत है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 120 हो जाएंगी और महिलाओं की जो संख्या है वो 40 हो जाएगी। अब महाराष्ट्र में आपको लिए चलता हूं, महाराष्ट्र का समीकरण क्या कहता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें अभी 48 हैं, कितनी सीटें हो जाएंगी, 72 लोकसभा की सीटें संभवतः हो जाएंगी जनगणना के हिसाब से, और 24 सीटें महिलाओं की हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं वो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 हैं, अब कितनी हो जाएंगी, 63 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी, 21 सीटें महिलाओं के खाते में आएंगी। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं जनगणना के हिसाब से, लेकिन एक अनुमान है कि इतनी हो जाएंगी। बिहार में आपको लिए चलता हूं, बिहार में कितनी सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, संभवतः बिहार में 60 सीटें हो जाएंगी और 20 सीटें महिलाओं के खाते में आएंगी, महिलाओं की संख्या होगी। तमिलनाडु आपको लिए चलता हूं, 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, यानी कि 39 कितनी हो सकती हैं, 59 सीटें हो सकती हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि साहब जनाब सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन 59 सीटें यहां पर हो सकती हैं, 20 सीटें यहां महिलाओं को होंगी। मध्य प्रदेश आपको लिए चल सकता हूं, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं, बढ़ कितनी रही हैं, 44 सीटें बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, 44 सीटें मध्य प्रदेश में होंगी, 15 होंगी। और आपको मैं कर्नाटक लिए चलता हूं, कर्नाटक में कितनी, 28 सीटें हैं, 42 संभवतः हो जाएंगी, 14 महिला की होंगी। आंध्र प्रदेश आपको लिए चलता हूं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और 25 सीटों के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी और 13 सीटें महिलाओं के खाते में आएंगी। ये तमाम राज्यों का मैं आपको समीकरण बता रहा था। इन राज्यों के समीकरण के हिसाब से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ रही हैं राज्यों की और महिलाओं को कितना हक मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि संसद के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है और बिल पास कराने के लिए कितना आंकड़ा चाहिए, यह मैं आपको बता देता हूं।
किसकी कितनी ताकत है। एनडीए की जो सीटें हैं वो करीब 293 सीटें हैं, 293, और इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं, 232 सीटें हैं। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। कांग्रेस के पास कितनी हैं, 98 सीटें यहां पर कांग्रेस के पास है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें हैं, टीएमसी के पास 28 सीटें हैं। ये विपक्ष की बात कर रहा हूं। जेडीयू के पास 12 हैं। ये एनडीए का गठबंधन है। टीडी के पास 16 है और बीजेपी 240 पर है। तो ये दोनों का आंकड़ा है, यानी कि 293 और 232। अब यहां पर आपको यह समझना होगा, इसके अलावा और भी छोटी छोटी हैं, जैसे कि डीएमके के पास 22 हैं, एलजेपी के पास 5 हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 9 हैं और करीब करीब अदर्स के पास 13 हैं और कुल मिलाकर 38 सीटें। इसके अलावा बिल पास कराने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 360 सीटें। अगर बिल पास कराना है तो 360 सीटें चाहिए और एनडीए गठबंधन को यानी कि सरकार को 68 सीटों की जरूरत है। अब वो 68 सीटें कहां से आएंगी, ये खेल 68 सीटों का है, वो विपक्ष से ही आएंगी, विपक्ष से ही सरकार को लेना है। अब उनके साथ बात करें, वो या तो मतदान में भाग लें या फिर बाहर चले जाएं, खेल समझना होगा। ये बड़ा रोचक है और सबसे बड़ी बात है, ये भी जान लेते हैं कि सीटें बढ़ाने की बात तो हो रही है, लेकिन इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। लोकसभा सीटें बढ़ाने का फैसला सरकार अकेले नहीं करती है। इसके लिए एक खास संस्था, जिसको मैं परिसीमन आयोग कहते हैं, वो है। आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जज को अध्यक्ष बनाया जाता है। चुनाव आयोग के लोग इसमें शामिल होते हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया सही ढंग से लागू हो सके। राज्य के 5 सांसद और 5 विधायक भी जुड़े होते हैं ताकि इसमें हर राज्य की राय शामिल की जा सके। अब सबसे बड़ी बात है, तमाम बातों के साथ साथ दिक्कत क्या है, विरोध क्यों हो रहा है, विरोधियों को महिला आरक्षण को लेकर परेशानी क्या है, यह भी जान लेते हैं। 2023 में जब कानून बना तो 2024 में इसे लागू क्यों किया जा रहा है। 543 जो सांसदों के बीच ही 33% का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिला आरक्षण के नाम पर परसीमन की शर्त क्यों जोड़ी जा रही है। असम जम्मू कश्मीर की तरह परसीमन की साजिश हो सकती है, विपक्ष ये कह रहा है। और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का आंकड़ा ये आया कहां से है। विपक्ष ये तमाम सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए, जनता के बीच में गए। जनता आखिर सोचती क्या है, वो कहना क्या जाती है। सर्वे का सवाल, पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, संसद और विधानसभा में महिलाओं की 33% आरक्षण को आप कैसे देखते हैं। लोगों की जो राय निकल कर आई वो क्या राय है। 82% लोगों ने कहा यह फैसला सही है, यह होना चाहिए। इसके साथ साथ 16% ने कहा गलत फैसला है और 2% लोग थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और बाकी जो संख्या थी कह नहीं सकते, वो 0 थी। दूसरा सवाल, क्या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों में सुधार हो सकता है, क्या होगा। राय 58% लोगों ने कहा बहुत हद तक सुधार होगा। 17% बोल रहे थे कोई बदलाव नहीं होगा। 23% कह रहे थे थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल, क्या 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना जरूरी है, जिसका जिक्र आज संसद में भी हुआ था। 45% लोगों ने कहा सामाजिक न्याय के लिए तो साहब ये होना चाहिए, 45% लोगों ने कहा। 29% लोगों ने कहा मौजूदा SC/ST कोटा काफी है, जरूरत नहीं है। और 23% लोग कह रहे थे समाज में विभाजन इससे बढ़ेगा। 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोकसभा से पूछा, चौथा सवाल, विपक्ष का आरोप है कि बिल नारी शक्ति वंदन नहीं बल्कि चुनावी एजेंडा है। इस पर लोगों की राय क्या है, आप देखिए। 43% लोगों ने कहा, 43% लोगों ने कहा कि भाई चुनावों को प्रभावित करने की, इसके साथ साथ 18% लोगों ने कहा और 35% विपक्ष का विरोध आधारहीन है, इसमें कोई दम नहीं है, इस बात का भी जिक्र कर रहे थे। 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या महिला आरक्षण बिल का विरोध विपक्ष को नुकसान पहुंचाना है। 49% लोगों ने कहा महिला वोटर नाराज होंगी। 20% ने कहा नहीं विरोध जायज है। 28% ने कहा चुनाव पर असर नहीं होगा और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, लोगों के पास चलेंगे, जानेंगे कि वो इस मामले पर क्या कह सकते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं और निधि यादव
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं निधि यादव से, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। निधि जी, आज ये बताइए, क्योंकि सबसे तीखी जो तल्ख टिप्पणियां हैं वो हमने समाजवादी पार्टी की देखी। समाजवादी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही थी कि भाई मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। अमित शाह ने कह दिया ये कतई नहीं होगा, ये संविधान में नहीं है, ये गैर जरूरी है, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए। और हर व्यक्ति, विपक्ष की जितनी भी पार्टी हैं उनके ज़्यादातर लोग कोटे में कोटे की बात कर रहे थे, वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे थे, वो दलितों के आरक्षण की बात कर रहे थे, वो अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात कर रहे थे। आपकी राय? जी, सभी साथी प्रवक्ताओं को यहाँ पे मेरा नमस्कार, क्योंकि आज एक सारी महिलाओं की यहाँ पे टीम बैठी हुई है जी। और आज महिला आरक्षण पे हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महिला आरक्षण एक ऐसी चीज है जो हम सबको बहुत ही ज्यादा बल देगी, मजबूती देगी। और महिला आरक्षण से आने वाले समय में अगर ये लागू होता है तो लोकसभा में और विधानसभा में महिलाएं अगर जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक स्थिति में और उनकी मुझे लगता है हर तरह से उनको उसमें मदद मिलेगी। लेकिन आज जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आज कई बिंदु पे चर्चा वहां पर की है, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, जेंडर रिप्रेजेंटेशन की, जो इक्वल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोशल रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जो बात कही वही समाजवादी पार्टी का स्टैंड आज ही नहीं, हमेशा से समाजवादी पार्टी का स्टैंड वही रहा है वुमेन रिजर्वेशन को लेके। आप ये बताइए, आपने कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा अगर महिलाएं संसद में आएंगी और महिलाएं अगर विधानसभाओं में आती है और रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकली, तो कहीं ना कहीं जो एक बैकवर्ड समाज की महिला है उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी परेशानियां और उसकी तमाम चीजें जो हैं वो एक प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाली महिलाओं से इतर होती हैं। तो क्या हमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए बात नहीं करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी ये कह रही है। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे हैं, जब 2023 में ये बिल आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बिल पास भी हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ था, सभी पार्टी के सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया था और वहां पर ये बात रखी गई थी कि ये बिल तभी लागू किया जाएगा जब सेंसस होगा और जब डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन आज 3 साल बाद आप सेंसस नहीं करा पाए और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेंसस हो नहीं पाया है, आनंद फानन में आखिर क्या जल्दी है आपको इतनी? 1 साल में सेंसस हो जाएगा, सेंसस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आज गृह मंत्री जी ने कहा भी है, उसमें जाति का कॉलम जोड़ा गया है और जाति की जनगणना होगी। तो जनगणना पूरी किए बिना 15 साल 16 साल पुरानी जनगणना को आधार बनाकर आप एक मिसमैच्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्यों, क्या जल्दी है? हमारी तो मंशा पे हमारी शक है। पूछ लेते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी की नेता प्रवक्ता हैं। अनिला जी, आपकी राय? मेरी सभी को राम राम जी। देखिए, ऐसा है कि सितंबर 2023 में जब ये बिल पास हुआ और इसने एक एक्ट का रूप लिया, नारी वंदन अधिनियम, तब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने इसके लिए वोट किया, 668, हाँ, 2 लोगों ने नहीं किया था, 2 मेंबर्स ने नहीं किया था, वो ओवैसी साहब की पार्टी के थे, बाकी सब ने इसके लिए वोट किया। वोट करने का मतलब होता है कि आपने सहमति दी, ठीक है, आपने अपनी सहमति दी, आपने वोट किया, बिल को पास करवाया, वो एक्ट के रूप में हम सबके सामने आया। अभी मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को सुन रही हूँ, वो लगातार टीवी चैनल्स की डिबेट्स पर बैठ के मीडिया से बात कर के, तो जो विपक्षी दल की जो प्रवक्ता हैं लगातार एक बात कह रहे हैं, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है? आपको जल्दी नहीं हो सकती है। 3 दशकों से लटकाया अटकाया भटकाया हुआ था, बिल को फाड़ भी दिया गया था, ठीक है, परकटी भी कहा गया था, महिलाओं का अपमान किया गया था। नहीं हो सकती आपको जल्दी, आपके नेता को जल्दी नहीं हो सकती है। टालने का काम अब वो चाहते हैं कि फिर टल जाए, फिर टल जाए, फिर टल जाए। तो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रयासरत हैं कि 2034 नहीं 2029 में ही रिजर्वेशन मिल जाए, महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें आपत्ति क्यों है। जो आपत्ति ये कर रहे थे कि भाई डिलिमिटेशन जो है ये इस प्रकार से करेंगे कि इनको राजनीतिक लाभ होगा। तो यहाँ पर मैं 2 बात कहती हूँ हमेशा कि जब आप लोग सत्ता में रहे हैं, डिलिमिटेशन हुआ और आप लोग हारे भी, तो क्या डिलिमिटेशन ने आपको लाभ पहुंचाया? अगर लाभ पहुंचाया तो फिर आप लोग क्यों हारे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आ गई? डिलिमिटेशन तो आप लोगों ने करवाया था।
दूसरी बात ये है कि ये अभी कहा जा रहा है 2026 में सेंसस, अरे नहीं, जो सेंसस, पहली बात ये कि सेंसस कमीशन जो होती है वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, किसी सरकार की नहीं होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और वो कंडक्ट करती है पूरे सर्वे। पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है, पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा चरण होगा, ठीक है। कब वो कंप्लीट होगा, कब डिलिमिटेशन होगा और फिर कब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर हम एक बदलाव लाकर, एक अमेंडमेंट लाकर हम उसी प्रक्रिया को जल्दी कर देते हैं तो क्यों महिलाओं के ये दुश्मन बने बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब सीधे यहाँ सीधे पर महिलाएं जो अखिलेश दुश्मन यादव बने जी हैं, ने, उनके मनोज जी, आरक्षण के दुश्मन बने हैं, इसलिए इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की जा रही है। चित्रा बातम, आपकी राय? मैं एक बात और कह, जी जी प्लीज। हाँ, अखिलेश यादव जी ने और उनके जो भाई हैं पार्लियामेंट में, धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि और उनके पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई थी, सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी, परिवारवाद की पार्टी है, परिवार से ही चलती है, विषय उठाया कि पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, विषय उठाया कि मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है, इनको ये समझना चाहिए कि आजकल हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, नॉलेज बेस बहुत बढ़ गया है। जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिम महिला को, अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, तो पूछना चाहिए कि भाई ये बता दो, जो बाकी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उन्होंने कोई आपके साथ गुनाह कर दिया, कोई जाति कर दी। और दूसरी बात ये है कि आप एक सांसद हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई भी एक एक्ट है, कोई क्लॉज है कहीं जो धर्म के आधार पर आरक्षण मिल जाए? नहीं है ना जी। और दूसरी बात यह है कि पिछड़ी महिलाओं को बिल्कुल मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है जैसे 2.5 साल के बाद अब फिर चर्चा पे हम बैठ गए हैं, 2 साल 2.5 साल के बाद हम फिर बैठ जाएंगे। चित्रा बातम जी, आपकी राय? पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिल सकता है भविष्य में, अगर ये लोग चाहेंगे तो। चित्रा बातम। मनोज जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं यहाँ पे बहुत धैर्य से अनिला सिंह जी को मैं सुन रही थी। उन्होंने अभी अभी सबसे लास्ट में एक टिप्पणी करी कि हाँ 2.5 साल के बाद तो हम बैठ जाएंगे, 2.5 साल के बाद हम पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दे देंगे, इनकी मेहरबानी के ऊपर तो हमें अभी महिला आरक्षण मिलेगा। बात ये हो गई है, 2023 में जब सर्वसम्मति से ये एक्ट पास हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, जब ठंडे बक्से में ये चला गया था, तब यही महिलाएं कहाँ पे अपनी आवाज उठा रही थी कि नहीं हमें जल्दी करो, हमें जल्दी करो, हमें जल्दी दो। तब इन्होंने मोदी जी के सामने चू करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ आती हैं, मोदी जी की महिमा मंडन करने के लिए आती हैं और असली मुद्दे से देश को भटकाने के लिए आती हैं। बात यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों को एक साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्या आप परिसीमन अलग से नहीं कर सकते हैं? महिला आरक्षण में इतनी बड़ी जटिल और गंभीर विषय में आप इतनी बड़ी जो रुकावट है वो क्यों डालना चाहते हैं? अगर आपको सही मायनों में महिला आरक्षण पारित करना था, आपकी अगर मन की मंशा बहुत शाश्वत होती, तो आज आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग ही रखते हैं। 2027 में कास्ट सेंसस के सारे आंकड़े आ जाएंगे और वैसे भी अगर 229 में ये लागू होने वाला है तो आप 2027 तक के लिए वेट नहीं कर सकते। आप 2011 के सेंसस पे कौन से बेसिस पे इसे बेस करना चाह रहे हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि SC/ST की महिलाओं को 5% जो है वो कम आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आबादी ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आप पिछली आबादी के सेंसस के हिसाब से आप देना जाने वाले हैं। और 2011 के सेंसस में ओबीसी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। ओबीसी का प्रावधान जातिगत जनगणना जो 2027 में होने वाली है, उससे इनको ये आंकड़ा पता चलेगा कि ये वर्ग कितना बड़ा है। आज सचमुच इस देश का हर ओबीसी जिसने 2014 में मोदी जी को बहुत ही उम्मीद से वोट दिया था, वो आज निराश हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा संसद में किस तरीके से मोदी जी ने ओबीसी वर्ग को, इस वर्ग की बात या उस वर्ग की बात, हम टेक्निकलिटीज की बात हम बाद में करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब आपका वोट लेने का काम निकल गया, तो जब हक देने की बात आती है तब आप उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है ये बिल आज की तारीख में जिस स्वरूप में प्रस्तुत हो रहा है, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी मनोज जी, और पूरी मीडिया सिर्फ ये कह रही है कि हम विरोध कर रहे हैं। अरे हम कहाँ से विरोधक हो सकते हैं जब हम ही ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था बहुत साल पहले। तो मैं ये कहती हूँ कि हम इस बिल में संशोधन चाहते हैं और अच्छा संशोधन चाहते हैं, और हर हक नहीं, संशोधन तो सरकार लेकर ही आ रही है ना, लेकिन उस संशोधन के मायने क्या है, उसके मायने हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए। राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, बड़ी बात यहाँ पर चित्रा बाथम ने की है। उन्होंने कहा कि जो नई जनगणना आ रही है ना, उस जनगणना में ओबीसी की बड़ी संख्या उभर कर आ रही है। हालांकि कुछ राज्यों ने ये आंकड़े जुटाने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनकी जनसंख्या करीब 50% से ऊपर निकल सकती है। ये तमाम विश्लेषक इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो चित्रा बाथम कह रही हैं कि भाई उसके हिसाब से तो फिर पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो जाएगा। नमस्ते मनोज जी, और ये जो पूरी नारी शक्ति की पैनल है और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि 2008 में कांग्रेस ने बड़ी इच्छा से, बड़े स्फूर्ति से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये, जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी, 2008 में कांग्रेस ने ये इंट्रोड्यूस किया था और फिर उसको 2010 में राज्यसभा में पास किया, लेकिन लोकसभा में वो लेकर ही नहीं आए क्योंकि उनके खुद के अलायंस पार्टनर्स ने इन्हीं सब विषयों के कारण इसको रोक दिया था। यही आज जो ऑब्जेक्शंस ये उठा रहे हैं अभी, यही सब कारण थे उस वक्त भी, और ये जो है पास ही नहीं हो पाया था। और जब तक वो राज में रहे, जब तक सत्ता में रहे, तब तक भी ये हो नहीं पाया। और अभी अच्छा हुआ कि अभी पिछले इसमें 2023 में सभी पक्षों ने उसको समर्थन देकर इसको पास किया। लेकिन ये जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थे और जो उन कारणों से जो ये थोड़ा सा अभी डिले हो गया, अभी मुझे आशा है कि कम से कम अभी जब ये फिर से आई है ये बात, अभी तो कम से कम ये पास हो। अभी जो बातें ये उठा रहे हैं, जो ओबीसी के विषय या फिर जो जाति जनगणना होनी चाहिए थी या सेंसस होनी चाहिए थी, अभी सेंसस की बात ऐसी है कि जब ये सेंसस की बात निकलती है, या ये क्या कितनी आबादी होने वाली है और हर राज्य में कैसा इसका असर होने वाला है, जब ये सारी बातें निकलती है तो इन्हीं के अलायंस पार्टनर्स वहां पर वो उसी बात को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिन ब दिन आपने देखा होगा कि काले कपड़े में आकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अगर ये सेंसस के हिसाब से चलता है, 2011 की ही सेंसस क्यों ना हो, तब अगर ये चलता है तो फिर हमें बड़ा नुकसान उठाना